हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अमिड डिसरप्शंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में आज का पैसेज। इन मई 2020 मई में द सेंटर हैड लॉन्च द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी और उसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टू सपोर्ट फर्म्स मतलब जितनी भी बिजनेस कंपनीज हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च की गई थी स्कीम, खासकर एमएसएमईज के लिए। एमएसएमईज क्या हो गए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं उनको एमएसएमईज बोलते हैं। इन डीलिंग विद द फॉलोआउट्स ऑफ द कोविड पैंडेमिक। और ये किस लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी? ताकि हम जो कोविड महामारी थी उसके जो रिजल्ट थे, फॉलोआउट मतलब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो भी रिजल्ट थे, उससे डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए। द फैसिलिटी हैड बेनिफिटेड 1.19 करोड़ बोरोवर्स। कह रहा है कि इस स्कीम ने, इस फैसिलिटी ने 1.19 करोड़ बोरोवर्स को फायदा पहुंचाया था, विद गारंटीज एडिंग अप टू रुपीज 3.61 लाख करोड़ बीइंग इश्यूड। और इसमें ये गारंटी दी गई थी कि 3.61 लाख करोड़ का जो लोन है वो इशू किया जाएगा। विद द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट नाउ डिसरप्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज वंस अगेन। कह रहा है कि एक बार फिर से जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में, उसने आर्थिक जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको डिसरप्ट कर दिया है, एक तरीके से रोक दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। दो हालांकि द करेंट डिसरप्शंस आर ऑफ अ लोअर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो इस समय ये जो रुकावटें आ रही हैं, डिसरप्शंस हो रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोविड-19 के पीरियड में था। मतलब ये लोअर मैग्नीट्यूड के हैं, इनका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सिमिलर क्रेडिट गारंटी स्कीम। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने उसी प्रकार की एक स्कीम फिर से लॉन्च की है और इस बार उसका नाम है ECLGS 5.0। दिस इज अ वेलकम मेजर। कह रहा है कि ये एक सराहनीय स्टेप है, विच कुड हेल्प फर्म्स ब्रिज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस। कह रहा है कि जो कंपनीज हैं उनके पास जो कुछ शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी मिसमैचेस है, मतलब उतनी ज़्यादा नकद नहीं है, उतना ज़्यादा कैश फ्लो नहीं है, उसको पूरा करने में, ब्रिज मतलब उसको पूरा करने में मदद करेगा। द स्कीम टारगेट्स एडिशनल क्रेडिट ऑफ रुपीज 2.55 लाख करोड़। कह रहा है कि इस स्कीम का जो टारगेट है वो एक अतिरिक्त एक तरीके का लोन है, जो कि उसकी अमाउंट कितना है? 2.55 लाख करोड़ है, इंक्लूडिंग रुपीज 5,000 करोड़ फॉर एयरलाइंस। और उसमें 5,000 करोड़ किसके लिए है? भारत की जो एयरलाइंस है उसके लिए है। क्रेडिट विल बी एक्सटेंडेड टू, ये जो लोन है ये किसको एक्सटेंड किया जाएगा? जो एमएसएमईज हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज उनको, एंड नॉन एमएसएमईज है उनको, एक्सक्लूडिंग एविएशन। मगर इसमें एविएशन जो है, मतलब इसमें जो एयरलाइंस वाले जितने भी बिजनेस है वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। up to 20% of their peak working capital utilized during the fourth quarter of the last financial year। और इसमें क्या होगा कि ये जो लोन जो एक्सटेंड किया जा रहा है इस स्कीम के तहत, जो उस कंपनी ने पिछले आर्थिक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में लास्ट का जो फोर्थ क्वार्टर होता है, जितनी भी उन्होंने मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल यूज किया है उसका 20% जो है उनको लोन दिया जाएगा, कैप्ड एट ₹100 करोड़। मगर उस लोन की कीमत 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। कैप्ड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, जो लिमिटेड है या फिर रिस्ट्रिक्टेड है, एक लिमिट सेट कर दी गई है। फॉर एयरलाइंस, एयरलाइंस के लिए इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 100%। वो जो लोन है, क्रेडिट लाइन है, वो 100% तक दे दी जाएगी, कैप्ड एट ₹1,500 करोड़। और एयरलाइंस के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है लोन की क्रेडिट जो है वो कितना है? 1,500 करोड़ रुपए। द मोरेटोरियम अंडर द स्कीम। अब मोरेटोरियम क्या होता है? एक तरीके का डिले होता है कि मान लो आपने लोन लिया, ठीक है, तो आपको एक तरीके से समय दे दिया जाएगा कि आपको EMI ना भरनी पड़े या फिर उसका इंटरेस्ट जो है कुछ समय के लिए ना भरना पड़े। हालांकि वो आपको लास्ट में देना पड़ेगा, मगर जैसे 1 ईयर का मान लो मोरेटोरियम दे दिया गया तो आपको 1 साल तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, तो उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको मदद मिल जाएगी। तो कह रहा है जो मोरेटोरियम है इस स्कीम के अंदर इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वो 1 साल का है एमएसएमईज के लिए और 2 साल का है एयरलाइन सेक्टर के लिए। मतलब एयरलाइन सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं
उनके पास 2 साल का समय है, और जो MSMEs हैं उनके पास 1 साल का समय है। वो इस लोन को अपने पास रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बिना लोन चुकाए या बिना किसी तरीके की EMI या फिर इंटरेस्ट दिए हुए। दिस शुड प्रोवाइड रिलीफ, ये एक तरीके से उनको राहत जरूर देगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव बीन डिसरप्टेड अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेक्टर्स। कह रहा है कि जितनी भी आर्थिक एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादातर जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो गया, कोई भी बिजनेस सेक्टर हो गया, उसमें बाधाएं आई हैं। कंसिडरिंग दैट MSMEs आर अनलाइकली टू हैव डीप पॉकेट्स। कह रहा है कि ऐसा कंसीडर करते हुए कि जितनी भी हमारी MSMEs सेक्टर है, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, उनके पास शायद ही बहुत ज़्यादा पैसा होगा। हैव डीप पॉकेट्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा होना। तो कह रहा है अनलाइकली मतलब उनके पास शायद ही इतना पैसा होगा कि टू एब्जॉर्ब द सर्ज, सर्ज का मतलब होता है स्पाइक, की जो बढ़ोतरी आई है इन इनपुट कॉस्ट, कि वो इस ये जो बढ़ी हुई कॉस्ट है, जो ये बढ़ गई है इनपुट कॉस्ट मतलब जो लागत की कॉस्ट है, उसको एब्जॉर्ब कर सकें, उसको संभाल सकें। हैव लिमिटेड कैपेसिटी, और उनके पास जो एक तरीके से सीमित क्षमताएं भी हैं टू एब्जॉर्ब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, की सप्लाई में जो बाधाएं आई हैं, सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं उसको मैनेज कर सकें। दे आर द वर्स्ट अफेक्टेड, ये सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस वॉर के चलते हुए। कौन? MSME जो सेक्टर्स हैं हमारे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वाले। इन द लास्ट MPC मीटिंग, MPC मतलब हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है, जो RBI कराता है, कमेटी मेंबर कौन है? राम सिंह। नोटेड दैट, उनका ये कहना था, हाई इनपुट कॉस्ट ड्रिवन बाय एनर्जी स्पाइक। कह रहा है कि ये जो हाई इनपुट कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट की लागत में जो बढ़ोतरी हुई है, जो कि एनर्जी के प्राइसेस की बढ़ोतरी की वजह से है, और सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन मतलब सप्लाई साइड से जो बाधाएं हो रही हैं, मतलब मान लो LPG नहीं आ पा रही है या फिर और ज़्यादा हमारे पास तेल नहीं आ पा रहा है, तो कह रहा है कि सप्लाई साइड से जो डिप्रेशन है उसकी वजह से है। हैव डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड द MSME सेक्टर। डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है असामान्य रूप से उसने MSME सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब अनफेयरली, ठीक है। विच लैक्स द वर्किंग कैपिटल बैंडविथ। बैंडविथ का मतलब होता है कि उतनी क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कि इनके पास एक तरीके से उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, टू टाइड ओवर दीज शॉक्स, कि वो इन आर्थिक झटकों से पार पा सकें। टाइड ओवर मतलब किसी मुश्किल समय में पार पाना। नागेश कुमार जो है अनदर मेंबर, जो एक दूसरे मेंबर हैं MPC कमेटी के, उनका कहना है दैट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरल गैस हैज़ अफेक्टेड मैनी MSMEs दैट यूज इट एज अ फ्यूल, कि जो शॉर्टेज हुई है नेचुरल गैस की, उसने बहुत से MSMEs को प्रभावित किया है जो कि नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करती है। एयरलाइन कंपनीज जो है टू हैव बीन हिट बाय द कॉन्फ्लिक्ट, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है इस कॉन्फ्लिक्ट से, ये जो लड़ाई चल रही है US और ईरान के बीच में। द वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में, देयर आर रिपोर्ट्स, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं ऑफ एयरलाइंस कटिंग फ्लाइट्स एंड रेजिंग टिकट प्राइजेस, कि जो एयरलाइंस हैं वो फ्लाइट्स को कट कर रही हैं, मतलब उनकी जो उड़ानें हैं कम हो रही हैं, और जो टिकट प्राइजेस हैं उसकी जो कीमतें वो बढ़ रही हैं। इन द US में द सर्ज इन जेट फ्यूल प्राइजेस, कह रहा है कि जो जेट के जो फ्यूल हैं उनके प्राइजेस में जो बढ़ोतरी हुई है, सर्ज हुआ है, कंबाइंड विद एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, और US में एक आर्थिक दबाव लगातार बना हुआ है, उसके चलते हुए भी हैज़ पुश्ड स्प्रिट एयरलाइन, वहाँ पे एक स्प्रिट एयरलाइंस है, टू द ब्रिंक, उसने उसको एक तरीके से विनाश के कागार पर खड़ा कर दिया है। टू द ब्रिंक मतलब एक तरीके से ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से वो भरना मुश्किल है। इन इंडिया, भारत में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेज द प्राइस ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स लास्ट वीक। पिछले हफ्ते भारत की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने भारत में जो एविएशन फ्यूल है उसको इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए उसके प्राइस की, उसकी कीमत को बढ़ा दिया है। मतलब जो फ्लाइटें इंटरनेशनल जा रही हैं, जो US जा रही हैं, कहीं दूसरे देश जा रही हैं, तो उनके फ्यूलों में बढ़ोतरी कर दी है। वाइल जबकि कीपिंग इट अनचेंज फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स, मगर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उनके प्राइस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। प्रोवाइडिंग सम रिलीफ, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, जो लोग हैं यहाँ पर, जो एक तरीके से कस्टमर है, उनको भी रिलीफ मिला है, जो कंपनीज है उनको भी रिलीफ मिला है।
द स्केल ऑफ डिसरप्शन वारंट्स दैट द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू मॉनिटर द सिचुएशन। कह रहा है कि ये जो बाधाएं हैं, जो जितने बड़े पैमाने में ये जो स्केल में बाधाएं आ रही हैं, ये एक तरीके से ज़रूरी बनाता है। वारंट्स का मतलब होता है नेसेसिएट, मतलब एक तरीके से उचित ठहराता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस सिचुएशन में लगातार अपनी नज़र बनाए रखे। मोर मेजर्स मे बी नीडेड इफ द सप्लाई चेन डिसलोकेशंस परसिस्ट एंड डीपन। कह रहा है कि और भी स्टेप्स की आगे हमको ज़रूरत पड़ सकती है अगर ये जो सप्लाई चेन की जो मतलब बाधाएं हैं, डिसलोकेशन मतलब जो बाधाएं हैं, ये लगातार परसिस्ट करती हैं और गहरी होती जाती हैं। नेविगेटिंग दिस पीरियड विल रिक्वायर पॉलिसी मेकर्स टू बी निम्बल। निम्बल का मतलब होता है क्विक एंड श्योर फुटेड। श्योर फुटेड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। कह रहा है कि अगर हमें इस पीरियड से निकलना है नेविगेट करते हुए, तो ये जरूरी है, ये आवश्यक बनाती है पॉलिसी मेकर्स को, जो नीति बनाते हैं, कि वो एक तरीके से क्विक हो और कॉन्फिडेंट हो जो भी वो नीति बना रहे हैं उसमें। ठीक है। Which of the following statements can be logically inferred regarding the physical architecture of ECLGS 5.0? कह रहा है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा हम जो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो हम कंक्लूड कर सकते हैं पैसेज से, जिसमें ECLGS 5.0 के आर्थिक आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। The government has sanctioned a uniform credit extension of 20% across all sectors to mitigate the ongoing West Asia crisis. कह रहा है कि सरकार ने एक यूनिफॉर्म क्रेडिट एक्सटेंशन, जो क्रेडिट लाइन है, लोन सुविधाएं हैं, वो 20% सभी सेक्टर के लिए कर दी है, ताकि जो वेस्ट एशिया में जो समस्या चल रही है उसके प्रभाव को कम किया जा सके, शांत किया जा सके। नहीं, इसमें एविएशन सेक्टर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। MSMEs are fundamentally better equipped than the aviation sector to manage liquidity due to a shorter 1 year debt moratorium period. ये गलत है एकदम। कह रहा है कि जो MSMEs हैं वो बेटर इक्विप्ड है, मतलब एविएशन सेक्टर से, कि ये जो कैश की कमी हो रही है उसको मैनेज करने में। नहीं, MSMEs बताया गया कि वर्स्ट हिट हुई हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। द करेंट जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया हैज़ इंड्यूस्ड इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, ठीक है, ऑफ अ हायर मैग्नीट्यूड, नहीं लोअर मैग्नीट्यूड बताया गया है साफ साफ, तो ये भी गलत हो गया। देखो, कोई भी एक चीज गलत दिख जाए तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। कहीं भी एक चीज भी, जो भी तुमने पढ़ा है उससे एक भी चीज कहीं भी गलत दिख जाए तो उस स्टेटमेंट को तुरंत काट दो। इससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो। द क्रेडिट सीलिंग फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू इट्स वर्किंग कैपिटल देन दैट ऑफ अदर सेक्टर्स। एकदम सही बात है कि जो क्रेडिट की लिमिट है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, वो उनके वर्किंग कैपिटल से बहुत ज़्यादा एक तरीके से है अगर हम दूसरी अदर सेक्टर से तुलना करें। तो डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। What is the primary objective behind the author's inclusion of the observation made by MPC members राम सिंह एंड नगेश कुमार? कह रहा है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर राम सिंह और नगेश कुमार के जो कमेंट आए थे पैसेज में, ऑथर ने किस वजह से इनको अपने जो पैसेज उसने लिखा है इसको इंक्लूड किया है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या गोल था? टू हाईलाइट, ये दर्शाने के लिए दैट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आर इन डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द एनर्जी स्पाइक्स ऑन MSMEs, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। टू प्रोवाइड एम्पेरिकल वैलिडेशन, कह रहा है कि एक तरीके से वैलिडेशन प्रोवाइड करने के लिए जो अनुभव के आधार पर है, फॉर द क्लेम, उस क्लेम के लिए, दैट की MSMEs सफ़र डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब जो MSMEs हैं वो बहुत ही असामान्य तरीके से उनके ऊपर सबसे ज़्यादा वो सफ़र करी, उनको सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है ड्यू टू स्ट्रक्चरल लैक ऑफ फाइनेंशियल कुशनिंग, क्योंकि उनके पास एक तरीके से फाइनेंशियल या फिर आर्थिक बैकअप नहीं था, इस वजह से। बिल्कुल सही है, यही बात है। इसी वजह से जो MSMEs जो है सबसे ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव पड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट का, उसी बात को एक तरीके से वैलिडेट करने के लिए इन दोनों के कमेंट को ऑथर ने अपने पैसेज में इंक्लूड किया। इन द US, कह रहा है US में द सर्ज इन जेट फ्यूल, जो जेट फ्यूल में बढ़ोतरी हुई, हैज़ पुश्ड स्प्लिट एयरलाइंस टू द ब्रिंक, व्हाट पर्पस डज दिस स्पेसिफिक रेफरेंस सर्व इन द कंटेक्स्ट? कह रहा है कि ऐसा ऑथर ने क्यों इस लाइन को डाला और इसका क्या
वो क्या इस चीज़ से समझाना चाहता था। इट इलस्ट्रेट्स, ये ऐसा दर्शाता था दैट द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कि ये जो फाइनेंशियल दबाव है इन द एविएशन सेक्टर में इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, ये पूरे दुनिया में एक तरीके से हो रहा है, रादर देन अ लोकलाइज इंडियन इकोनॉमिक इशू। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रॉब्लम है, ये पूरे दुनिया में ही ऐसा हो रहा है। यही चीज़ उसने समझाने के लिए बोला था, तो यही आंसर है। Which of the following can be true regarding the current economic state and the government's response as per the passage? इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है? The ECLGS 50 is a proactive measure, एक मतलब पहले उठाया जाने वाला कदम है, डिज़ाइन टू एड्रेस इमीडिएट कैश फ्लो, ताकि हम उससे जो कैश फ्लो की समस्या है तुरंत उसको सॉल्व कर सकें। कैश फ्लो डिस्क्रिपेंसीज कॉज बाई सप्लाई साइड डिसलोकेशन, जो कि सप्लाई साइड की जो बाधाएं हैं उसकी वजह से हुआ है। बिल्कुल सही। Indian domestic airlines are currently shielded from the fuel impact of global fuel prices hike due to selective pricing by oil companies. कह रहा है कि जो भारत की डोमेस्टिक एयरलाइंस है उनको एक तरीके से सुरक्षा कवच मिला हुआ है जो फ्यूल का इम्पैक्ट है उसके प्रभाव से, मतलब जो दुनिया भर में जो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं उसके प्रभाव से एक तरीके से शील्डेड है, मतलब उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि जो भारत की ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने एक तरीके से सेलेक्टिव प्राइसिंग के मेथड को चुना है। उन्होंने इंटरनेशनल वाली जो फ्लाइटें थी उनके तो प्राइसेस बढ़ा दिए, मगर जो डोमेस्टिक एयरलाइंस थे उनके प्राइसेस को नहीं बढ़ाया। बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी कैन बी ट्रू, तो सी हमारा आंसर है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड निम्बल एज यूज इन द पैसेज? निम्बल का सिनोनिम बताना है। रिजिड मतलब इनफ्लेक्सिबल, हार्ड है जो स्टिफ है नहीं। एजाइल का मतलब जो क्विक है, हाँ यही होगा। रैंडम नहीं। स्लगिश बहुत ज़्यादा स्लो है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह अच्छा क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में, सॉरी इज़ नॉट सिंपली एन अपोलॉजी। जो सॉरी है वो सिर्फ माफ़ी नहीं है। इट इज़ अ कल्चरल डैश, एक तरीके से उनके कल्चर का पार्ट हो सकता है। अ 5 लेटर प्रेशर वॉल्व, ये एक 5 लेटर प्रेशर वॉल्व है, यूज टू सॉफ्टन रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट को और ज़्यादा विनम्र बनाने के लिए यूज होता है। स्मूथ डैश ऑकवर्डनेस, और ऑकवर्डनेस को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए यूज होता है। फिल कन्वर्सेशनल गैप्स, बातों के बीच में जो कमियां हैं उनको फिल करने के लिए यूज होता है। एंड अवॉइड द नेशनल हॉरर ऑफ सीमिंग रूड, और पूरे इनके देश में एक तरीके से रूड जो व्यक्ति होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब बात होती है, इसीलिए पूरा जो देश है वो इस चीज़ को अवॉइड करता है। इट इज़ परहैप्स नो कोइंसिडेंस, कह रहा है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दैट सच डैश पोलाइट कैरेक्टर्स, कि इस तरीके के जो पोलाइट कैरेक्टर्स हैं, जो विनम्र कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एज पैडिंगटन एंड मैरी पॉपिंस आर ब्रिटिश, जो पैडिंगटन और मैरी पॉपिंस है ये ब्रिटिश है, मतलब ये एक तरीके के कार्टून है। तो कह रहा है कि ब्रिटिश कल्चर में इतना ज़्यादा पोलाइटनेस है, सॉरी बोलने की इतनी ज़्यादा आदत है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये जो पोलाइट विनर कैरेक्टर्स हैं कार्टून के, चाहे वो पैडिंगटन हो गया या मैरी पॉपिंस हो गया, वो ब्रिटिश के हैं। ब्रिट से द वर्ड एंड ऑन एवरेज 9 times पर डे, कह रहा है कि ब्रिट जो है वो इस शब्द को औसतन 9 बार बोलते हैं दिन में, मोर देन 3000 times अ ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि सालाना 3000 से ज़्यादा बार ये इसका यूज़ करते हैं। बट फॉर विजिटर्स, मतलब जो बाहर से आने वाले लोग हैं, द पजल इज़ नॉट हाउ टू ऑफन दे हियर इट, इनके लिए ये पजल नहीं है कि कितनी बार वो दिन में उस बात को सुनते हैं, मतलब सॉरी वर्ड को सुनते हैं। इट इज़ वर्किंग आउट वॉट सॉरी एक्चुअली मीन्स, हालांकि इनके लिए पजल की बात ये है कि उस सॉरी का एक्चुअल मतलब होता क्या है। मतलब कई बार क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अलग अलग कंटेक्स्ट के लिए, अलग अलग स्थितियों के लिए सॉरी बोलते हैं, तो कई बार जो बाहर से जाते हैं लोग वो समझ नहीं पाते आखिरकार इस सामने वाले ने सॉरी बोला क्यों। बिकॉज इन ब्रिटेन, कह रहा है क्योंकि ब्रिटेन में सॉरी कैन मीन रेग्रेट, सॉरी का मतलब पछतावा भी हो सकता है। इट ऑल्सो कैन मीन एक्सक्यूज मी, इसका मतलब एक्सक्यूज मी भी हो सकता है। जब हम लोग कहते हैं ना एक्सक्यूज मी जरा हटिए, तो सॉरी बोल सकते हैं लोग उसकी जगह। मूव ओवर, आगे बढ़िए। आई डिसएग्री, मैं डिसएग्री करता हूँ तब भी वो सॉरी का यूज़ कर सकते हैं। हरी अब जल्दी करो तब भी सॉरी का यूज़ कर सकते हैं। यू आर ब्लॉकिंग द आयल, तुम पैसेज को रोक रहे हो तब भी सॉरी बोल सकते हैं। आई डिडेंट हियर यू, और आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू नॉट साउंड एन आउट, तो इन सब चीज़ों के लिए भी वो सॉरी बोल सकते हैं।
वाइल दीज यूजेस आर नॉट यूनिक टू द यूके। कह रहा है कि सॉरी का जो यूज़ है वो सिर्फ यूनिक नहीं है यूके में, मतलब इस तरीके के बाहर भी एक्सक्यूज़ मी के लिए भी हम लोग सॉरी इंडिया में भी कई बार लोग बोल देते हैं, या फिर आगे बढ़िए सॉरी ऐसे करके लोग, मतलब लोगों को तकलीफ़ ना दिया जाए या तकलीफ़ हम थोड़ी सी दे रहे हैं कि भाई सामने से हटिए, तब भी हम सॉरी बोल देते हैं। तो कह रहा है कि इसका जो यूज़ है वो सिर्फ यूके में ही यूनिक नहीं है, द फ्रीक्वेंसी, मगर जिस प्रकार से वो बार बार बोलते हैं, जो टोन होती है, जो टाइनी सोशल कैलकुलेशन होता है, वो जरूर यूनिक है यूके के कल्चर में। ब्रिटेन इज ऑफन नोन एज अ कॉन्फ्लिक्ट एवॉइडेंट सोसाइटी। कह रहा है कि ब्रिटेन को हमेशा ऐसा जाना जाता है कि एक उनका समाज जो है वो एक ऐसा समाज है जो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। एंड सॉरी हैज़ बिकम वन ऑफ इट मोस्ट वर्सटाइल टूल्स। और जो सॉरी है वो इनका वर्सटाइल टूल्स है, मतलब वो कहीं भी यूज़ कर लेते हैं उसको। अ वे टू मैनेज स्पेस, अगर उनको स्पेस को मैनेज करना है तब भी सॉरी बोल देंगे। डिसएग्रीमेंट को सॉफ्टन करना है, सॉफ्ट करना है, तब भी सॉरी बोल देंगे। आमना सामना जो है कन्फर्टेशन है एक तरीके से, जो अगर बहस है तो उसको भी अवॉइड करने के लिए सॉरी बोल देंगे। एंड इन्फोर्स रूल्स, या फिर किसी रूल्स को इन्फोर्स करना है विदाउट अपियरिंग ओपनली डैश, बिना उसको एक तरीके से अभद्र दिखाए हुए, तब भी वो सॉरी का यूज़ कर लेते हैं। एसेंशली सॉरी इज पोलाइटनेस कोड। कह रहा है कि जो वहाँ पर जो सॉरी है वो एक तरीके से विनम्रता का कोड है। दिस वन वर्ड ऑफर्स अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स इनटू द मैनी कल्चरल डैश दैट मेक द ब्रिट्स who they are, and for visitor learning to decode it can be the difference between a friendly exchange and a baffling British and misunderstanding। कह रहा है कि ये जो एक वर्ड है ये हमें बहुत से जो मैनी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं एक तरीके से उसकी झलक दिखा सकता है, उसकी दिलचस्प झलक दिखा सकता है, जो कि बताता है कि आखिरकार ब्रिटिश है कौन, और जो विजिटर्स हैं जो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं उनका इस कोड को समझना, इसको सॉरी को डिकोड करना एक अंतर बन सकता है एक फ्रेंडली एक्सचेंज में और एक कंफ्यूजिंग ब्रिटिश मिसअंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो एक तरीके से ये बताया गया है कि जो ब्रिटेन का समाज है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस को पसंद करता है, विनम्रता है, विनम्र है, बहुत बार वो सॉरी बोलता है, हर बार वो सॉरी बोलता है। हालांकि उन्होंने जालियांवाला बाग के लिए आज तक सॉरी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, मगर फिर भी जो उनका समाज है, राइटर कहना चाह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। अब इसको हम फिल करते हैं। इन द यूके, कह रहा है यूके में सॉरी इज नॉट सिंपली एन अपॉलॉजी, इट इज़ अ कल्चरल डैश अ 5 लेटर प्रेशर वॉल्व। क्या होना चाहिए? रूटीन, रूटीन सबको पता होगा भी, रेगुलर एक्टिविटी जो आपकी दिनचर्या होती है। इट इज़ अ कल्चरल रूटीन, कभी पढ़ा है कल्चरल के साथ रूटीन? एक इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे हो, एक नेचुरल हैबिट या बॉर्न बिहेवियर होता है। अब जैसे हम लोग का मान लो कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो अचानक से हाथ उठा लेते हैं, ये क्या एक इंस्टेंट बिहेवियर है, हमारे अंदर से पहले ही से ही है, जब से हम पैदा हुए हैं हमेशा ही से हम गर्म चीज़ों से दूर रहते हैं, डरते हैं। तो एक इंस्टेंट बिहेवियर के लिए यूज़ नहीं होगा। कंपल्जन का मतलब होता है कोई मजबूरी, है ना, चाहे वो फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, नहीं। रिफ्लेक्स एक आदत, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन, हैबिट, एक कल्चरल रिफ्लेक्स है, मतलब कुछ भी हो जाता है मुंह से सॉरी निकल जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमेशा सॉरी निकलता रहता है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है? रिफ्लेक्स है। यूज टू सॉफ्टन रिक्वेस्ट स्मूथ डैश ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस को स्मूथ करना, उसको ज़रा और ज़्यादा पोलाइट करना। तो वैसे भी स्मूथ के साथ इन नहीं आता, विद नहीं आता, ऑन नहीं आता, क्योंकि एक फिक्स्ड फ्रेज है, इसलिए स्मूथ ओवर होता है हमेशा। इन विद ऑन कहीं नहीं देखोगे। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। स्मूथ ओवर मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा कम करना, मतलब ऑकवर्डनेस को कम करना, तो स्मूथ ओवर। फिल कन्वर्सेशनल गैप, अवॉइड द नेशनल हॉरर ऑफ समथिंग सीमिंग रूड। इट इज़ परहैप्स नो कोइंसिडेंस दैट सच डैश पोलाइट कैरेक्टर्स, वो जो विनम कैरेक्टर्स हैं एज पैडिंगटन एंड मैरी पॉपिंस आर ब्रिटिश। ठीक है, क्या होना चाहिए? फेमसली, फेमस, क्वाइटली, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, तो वो जो पोलाइट कैरेक्टर्स हैं क्या वो बदनाम है? नहीं, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। फेमस, प्रसिद्ध। फेमसली ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अब बताओ, ये एडवर्ब है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? पोलाइट खुद में एक एडजेक्टिव है। अब पोलाइट को और ज़्यादा मॉडिफाई करना है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, तो क्या यूज़ करेंगे? क्या एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, फेमसली। फेमसली पोलाइट कैरेक्टर्स एज पैडिंगटन एंड मैरी पॉपिंस आर ब्रिटिश। ठीक है,
A way to manage space, soften disagreement, avoid confrontation and enforce rule without appearing openly dash. Essentially sorry is politeness code. क्या होना चाहिए? हॉस्टाइल, इम्पोलाइट, एरोगेंट, बार्बरिक. देखो बार्बरिक जो है बहुत स्ट्रांग वर्ड है, इसका मतलब होता है क्रूरता, है ना, क्रूर, असभ्य, नहीं हो सकता. एरोगेंट, यहाँ पे एरोगेंट का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, घमंडी. इम्पोलाइट, बहुत बार पोलाइटनेस का यूज़ हुआ है, तो वैसे तो सिक्स सेंस यही कहना चाहिए कि इम्पोलाइट होना चाहिए. हॉस्टाइल का मतलब होता है एक तरीके से दुश्मनी, शत्रुतापूर्ण, मतलब नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? बी होगा. विदाउट अपेयरिंग ओपनली इम्पोलाइट. This one word offers a fascinating glimpse into the many cultural dash that make the Brits who they are. अब कह रहा है कि ये जो वर्ड है ये बहुत ही दिलचस्प नज़ारे दिखाते हैं बहुत से सांस्कृतिक किसके? फ्लॉ के. फ्लॉ का मतलब क्या होता है? कमियां होती है, कमी होता है, दोष होता है. ब्लंडर्स का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती. सिम्टम का कोई मतलब नहीं है, लक्षण. अब क्वैक्स का मतलब अगर ना भी पता हो तब भी ऑप्शन बहुत ईजी थे, वो हट सकते थे. तो क्वैक्स का मतलब होता है विशेषताएं या अनोखी आदतें. तो कह रहा है जो उनकी अलग अलग जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उसकी एक बहुत ही दिलचस्प हमको झलक दिखाता है. तो डी जो है वो करेक्ट होगा. ठीक है, ये पैराथम्बल है. S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, P, Q, R और S को अरेंज करना है. ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार पहले खुद से ट्राई करो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना. ऊबे कॉफ़ी एक कॉफ़ी है, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्ट्राइकिंग पेस्टल पर्पल ह्यू. पेस्टल पर्पल ह्यू का मतलब पर्पल कलर, बहुत ही ज़्यादा उसका एक तरीके से पर्पल कलर है ऊबे कॉफ़ी का. हैज़ रिसेंटली एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया. और इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, पॉपुलर है. ठीक, अल्टीमेटली अंततः वाइल ऊबे कॉफ़ी ऑफर सम माइनर न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि ये जो कॉफ़ी है कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू देती है, मतलब कुछ तो हेल्थ के लिए लाभदायक है. इट रिमेन्स लार्जली अ सोशल मीडिया फैट फॉर द टाइम बिंग. ये मतलब कुछ ही समय के लिए एक तरीके से सोशल मीडिया का इंटरेस्ट है जो कुछ समय के लिए, बाद में इसको ख़त्म हो जाना है. ठीक है, क्या होना चाहिए S1 के बाद? पहले तो ऑप्शन की बदल लेते हैं, या तो R होगा, या तो P होगा, या तो Q होगा. तो आसान हो जाएगा ना, हमें सारे सेंटेंस नहीं देखने होंगे. अगर हम Q देखते हैं, डिस्पाइट दिस न्यूट्रिशनल पोटेंशियल, कि उसके न्यूट्रिशन पोटेंशियल के बावजूद भी, तो S1 में क्या कहीं भी न्यूट्रिशनल पोटेंशियल की बात हुई है? तो क्यों इसने ये न्यूट्रिशनल पोटेंशियल की बात यहाँ पे क्यों में रख दी? इसका मतलब क्यों तो गया. अब आ जाता है R या फिर P. वाइल ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर फिलिपिनो डेजर्ट लाइक केक्स. कह रहा है कि जबकि इसको फिलिपिनो डेजर्ट जैसे केक हो गए, आइसक्रीम हो गए, इसके लिए एक तरीके से यूज़ किया जाता था. फिलिपिनो मतलब फिलीपींस के जो डेजर्ट हैं, जो इतने भी मीठे पकवान हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे. दिस पर्पल यैम, यैम पता है क्या होता है? शकरकंद. शकरकंद खाई है, जो मीठे आलू होते हैं एक तरीके से. तो दिस पर्पल यैम जो है इज नाउ बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू मॉडर्न लैटे रेसिपी. लैटे का मतलब होता है लिक्विड टाइप का होता है, कॉफ़ी के तरीके से, जिसमें दूध भी होता है और हल्की सी थिक मिल्क टाइप की उसकी लिक्विड होती है. तो वो जो रेसिप है वो उसके अंदर इंटीग्रेट हो गया, उसके अंदर मिल गया आज. ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है कि एस के बाद हम पी को लाएं. आर को देखो, दिस रूट वेजिटेबल. अब ये ऊबे कॉफ़ी जो है वो एक रूट वेजिटेबल से बना हुआ है. इस प्राइस नॉट जस्ट फॉर इट्स विविड कलर, ये अपने ये जो विविड कलर हैं इसके लिए ही बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बट ऑल्सो फॉर इट्स नेचुरल सीड, इसके लिए भी है क्योंकि ये नेचुरली स्वीट है, मीठी है, अर्थली फ्लेवर है, एक तरीके से मिट्टी जैसा इसका हल्का हल्का स्वाद है, एंड क्रीमी टेक्सचर है, और जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी है. ठीक है, तो S1 के बाद R बेस्ट लग रहा है मुझे. S1 के बाद R हो सकता है. ठीक है, तो ये गया, ये गया. अब R यहाँ दोनों से दिख रहा है हमको, RP, तो इसका मतलब RP आ गया है. तो या तो Q और S है या फिर S और Q है, देख लेते हैं. तो R तो पहला हो गया, P दूसरा हो गया. वाइल्ड ट्रेडिशनली रिजर्व, अच्छा ये देखो, ये जो कह रहा है कि रूट वेजिटेबल है, ये रिजर्व रखा, मतलब यूज़ किया जाता था फिलिपाइनो डिजर्ट में, जैसे कि केक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया. अब इसका जो यूज़ है वो मॉडर्न लैटे रेसिप्स में भी होने लगा है, मतलब वो जो कॉफ़ी वाले रेसिप्स हैं जितने भी, उसमें भी होने लगा है. ठीक है, अब या तो Q होगा या तो S होगा.
अब एक चीज देखो कि एस में बताया गया है, डाइटिशियन पॉइंट आउट, जितने भी डाइटिशियन है उन्होंने ये बताया है दैट ऑल दो यूबे कंटेन बेनिफिशियल फाइबर, कि इसमें कुछ लाभदायक फाइबर हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। भाई जो शकरकंद होती है इसमें फाइबर बहुत होता है। इट शुड नॉट व्यूड एज अ मिराकल सुपर फूड, मगर इसको हम बहुत ज़्यादा चमत्कारी सुपर फूड की तरह नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिशियल फाइबर की बात हुई, एंटीऑक्सीडेंट की बात हुई। अब क्यों में देखो, डिस्पाइट दिस न्यूट्रिशनल पोटेंशियल, इस न्यूट्रिशनल पोटेंशियल के बावजूद भी एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं द करेंट क्रेज इज ड्रिवन मोर बाय विजुअल एस्थेटिक दैन बाय हेल्थ बेनिफिट, कि इस समय जो क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया में वो उसके विजुअल्स एस्थेटिक्स के बारे में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है इस वजह से है, ना कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब एस के बाद क्यू होना चाहिए। तो हम ये वाला ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, इसको गलत कर देंगे तो RPSQ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।